अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा कुल भाजपा। हेल्थ 21 डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के तावन से पेश किया जाता है और इसके अंदर हम वो वाले सवाल रखते हैं या उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो कि आम फहम नहीं है और अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उसके लिए इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स को दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। इसी तरह के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो कि रिस्ट इंजरीज़ के हवाले से हैं और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर तूबा खालिद ने। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर तूबा, मुझे ये बताइएगा कि जो कलाई की आम चोटें कौन सी होती हैं और उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अच्छा देखिए, कलाई की जो आम चोटें हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेन आ जाते हैं, स्ट्रेन आ जाते हैं, लिगामेंट की इंजरी आ जाती है, नर्व की इंजरी आ जाती है और इसके साथ साथ फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। अमूमी तौर पे लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से जो है ना बच्चों को जो है ना किस तरीके से खेलना है, बच्चे किस तरीके से जो है गिर जाते हैं जिनकी वजह से अमूमी तौर पे फ्रैक्चर हो जाता है डायरेक्टली। अच्छा, हमारी सेहत सबसे बड़ी इसमें जो है ना मददगार साबित होती है। क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंजप्ट नहीं कर पाते। डाइट हमारी बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत सी छोटी सी उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, ख़ास तौर पे वर्किंग लेडीज़ की बात कर लें या जेंट्स की बात कर लें, या मोबाइल का हमने देखा है कि बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इसकी वजह से कलाई पे चोटें हो सकती हैं? जी बिल्कुल। पोजीशन का एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पोजीशन का जो है ना बहुत ही मेन रोल होता है हर चीज़ में ना। अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास इस कलाई की तरफ एक नर्व पास हो रही होती है, वहाँ पे उसकी कंप्रेशन की वजह से पेन एग्रेवेट होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इस तरीके से नर्व की कंप्रेशन की वजह से, जिसको हम अमूमी तौर पे कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है कि अगर मतलब एक पोजीशन के हिसाब से उसको इस्तेमाल ना किया जाए कीबोर्ड को, या फिर आपकी पोजीशन सही नहीं होगी तो बैक स्ट्रेस और रिस्ट की इंजरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। अच्छा, जो रिस्ट इंजरीज़ हैं इनका पता कैसे चलता है? क्या मुसलसल पेन होता रहता है कि किस तरीके से ये डायग्नोस होती हैं? बेसिकली जो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये पेन एंड इन्फ्लेमेशन की कंडीशन के साथ आता है। पेशेंट जब भी आएगा वो ये कहेगा कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ पे ऐसा टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ये जगह सुन हो गई है। तो इस तरीके की जो है ना वो कंडीशन और साइन एंड सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ रहा होता है ना। अच्छा, अगर कलाई में मोच आ जाए या चोट लग जाए, एक झटका सा आ जाता है, अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं, तो फौरी तौर पे एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए? अच्छा, फौरी तौर पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम बताएं तो हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसको राइस कहते हैं, और अब वो बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेट हो गया है। वो पुलिस में जो है ना पुलिस POLICE के नाम से उसको किया है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो आपने फ़ौरन उस जगह को रेस्ट देना है। उसके बाद हमारे पास उसमें आइसिंग करनी होती है, उसको कंप्रेस करना होता है एंड देन उसको एलिवेट करना होता है ताकि उसके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रेवेट ना हो, वो वहीं पे जो है ना रिलैक्स फील करे पेशेंट। इसको थोड़ा सा आसान ज़बान में जो है लोगों के लिए बता जैसे कि मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ कि जैसे ही हमारे पास कोई इंजरी होती है, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्यूट इंजरी होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, अपने हैंड को रेस्ट में रखना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपने आइसिंग करनी है या फिर आपने जो है ना हाइड्रोथेरेपी यानी कि हीटिंग की तरफ जाना है। तो आपने आइसिंग करनी होती है। एक्यूट इंजरीज़ के अंदर आपने फ़ौरन से उसके ऊपर आइसिंग करनी होती है एंड देन उसको कंप्रेस करना होता है थ्रू सम टाइप्स ऑफ बैंडेजेस या स्प्लिंट ब्रेस के थ्रू, एंड देन उसको एलिवेट करना होता है ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो फिजियोथेरेपी है ये कलाई की चोटों के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कभी आप देखेंगे थंब की साइड पर पेन हो रहा होता है, कभी आप देखेंगे कि उनको बेसिकली यहाँ पर पेन हो रहा होता है, जो कि जिसको हम तो बेसिकली यहाँ पे कार्पल टनल कह रहे होते हैं। वहाँ से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, इसके अलावा फ्लेक्सर रेटिकुलम यानी डिफरेंट मसल्स हैं, वहाँ प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको उसके हिसाब से उस जो है प्रोटोकॉल उसका डिज़ाइन करते हैं। जैसे हम उसको या तो कोई ब्रेस दे देंगे, या हम उसको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस बताएंगे, या फिर हम उसकी मोबिलाइजेशन करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो कलाई है इसको मजबूत बनाने के लिए कोई ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं? जी बिल्कुल है। हमारे पास मैनुअल ही नहीं, मैकेनिकल भी मौजूद हैं। अच्छा। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम मैनुअली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, बल्कि मैकेनिकली भी ट्रीट कर रहे होते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास स्टेंट्स है, हमारे पास EMS के प्रोटोकॉल्स हैं, और इससे भी ज़्यादा मददगार जो होती हैं वो हमारे पास मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है, और डायनामोमीटर है जो आपके जो हैंड है उसके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग करता है, यानी ग्रिप अच्छी होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर कलाई में चोट लग गई है और उन्होंने किसी पेशेंट ने उसका कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा, तो कितने लंबे अरसे तक जो है उसे ये मसाइल भुगतने पड़ेंगे रिस्ट के पेन के? हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट्स को इतनी नो हाउ नहीं होती है। हमारे पास आधे से ज़्यादा पेशेंट तब आता है जब वो फ्रैक्चर होने के कुछ अरसे के बाद, जब उसके मसल्स बिल्कुल एट्रोफीड हो जाते हैं, यानी उसके पट्टे काम हरकत अच्छे से नहीं कर रहे होते, तब वो आता है। इसको हम मसल एट्रोफी कह रहे होते हैं। तो उस दौरान में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स, उसके बाद उसकी स्ट्रेचिंग, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ताकि वो इस काबिल हों कि उसके पट्टे दोबारा से उसी हरकत में आ सकें। क्या होता है, ग्रिप अच्छी नहीं हो पाती। क्या होता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझसे गिलास नहीं पकड़ा जा रहा, मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा, मुझसे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स क्या हो चुके हैं, एट्रोफीड हो चुके हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं कि वो उसके मसल्स दोबारा से स्ट्रेंथ की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी मुझे ये भी बताइएगा कि हमने पहले भी बात की कि खिलाड़ियों की या जो जिम में जाते हैं लोग और वो वेट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब आप वेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कलाई पे यकीनन प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसकी हिफाजत के लिए जो है वो आप क्या मशवरा देंगे? देखें, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप ब्रेस पहनें। ब्रेस होता है वो आपको क्या करता है, डायरेक्ट इंजरी से एक तो बचाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रेस हो गया, स्प्लिंट हो गया, वो एक्यूट होने वाली इंजरीज तो प्रिवेंट तो करेंगी, लेकिन आपको मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, आप उससे भी प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि घर में अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि जी पानी की बोतल उठा ली हैवी या कोई हैवी चीज़ उठा ली, जी जी, और जिसकी वजह से कलाई में दर्द होने लग गया जी, तो ये अमूमन ये किस किस्म की इंजरी में आता है? अच्छा, ये भी हमारे पास मसल्स की ही कैटेगरी के अंदर आता है। हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो आपका एंगल सही नहीं था। जैसे हम क्या कहते हैं कि हम नीचे से कोई चीज़ उठा रहे हैं तो हमारे बैक में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको किस एंगल से, किस पोजीशन से करके उसको उठाना है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना आप इंजरीज़ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो जिन ब्रेसेस की आपने बात की कि ये ब्रेस इस्तेमाल करने चाहिए या सपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये कितनी मददगार साबित होती है? खाली ये एथलीट्स के लिए, जिम जाने वालों के लिए है या घर में आम लोगों के लिए भी है? ये देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी ये वाले टेंडन की, जिसको हम एबिडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कह रहे होते हैं, और एक और यहाँ पे दो हमारे पास आ रहे होते हैं ना। अब दो टेंडन्स की यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी कि आपने ऑन एंड ऑफ क्या करना है, स्प्लिंट पहनना है। अब वो स्प्लिंट पहनने से वहाँ पे डीलोडिंग हो जाएगी। डीलोडिंग होने का मकसद ये होगा कि वहाँ पर प्रेशर ना पड़े, कंप्रेशन ना पड़े। तो इस तरीके से स्प्लिंट जो होता है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। क्या, मसल की डीलोडिंग कर देता है। मसल की डीलोडिंग कर देगा, वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी ये पूछना चाह रही थी आपसे, भी हमने बच्चों के बारे में बात की, बुज़ुर्गों के हवाले से बात कर लेते हैं जो 50+ या 60+ हैं, और अगर उनको कोई रिस्ट इंजरी हो जाती है या पेन हो रहा है उनके हाथ में, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर आप सजेस्ट करना चाहेंगी? अच्छा, देखिए, बुज़ुर्गों में और बच्चों में जो ये अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने पहले भी ये बात करी थी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है डाइट। हमारी डाइट अच्छी नहीं है। विटामिन डी और कैल्शियम जो है उसकी सप्लीमेंट्स जो है हमारे यहाँ अमूमी तौर पर नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से हमारी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो छोटे सी भी चीज़ को जो है बर्दाश्त कर सकें। वो डायरेक्ट फ्रैक्चर की तरफ जाती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ही बुज़ुर्ग हैं। तो हमें एहतियाती तदबीर के लिए सबसे मेन चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी है, आपने डाइट अच्छी करनी है, आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, तो आप बहुत
बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट हो सकता है। अच्छा, इसी हवाले से ये भी बताइएगा, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो तकरीबन वो एज ग्रुप हम ले लें, जो बच्चे पैदा हुए हैं और तकरीबन 1.5-2 साल के हैं, जी जी। अक्सर हमने देखा है कि जब वो बैठने लग जाते हैं तो पेरेंट्स और बहन भाई, घर में अफराद जो हैं उनको हाथ से पकड़ के खींच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कितना नुकसानदेह? देखिए, वही वाली बात है कि हमारे यहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होने की वजह से आप खींच रहे हैं, आप उसको इस तरीके से कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उस बच्चे की उस टाइम पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपने अगर उसको वहाँ से मतलब आपने उसकी सही से आपने उसको नहीं पकड़ा या नहीं करा, तो वो आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ इंजरी कॉज कर सकती है, बच्चा गिर सकता है, या फिर आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो आप उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से आप उसको जो है ना उठाएं या बिठाएं या जो भी करें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की हो रही होती है ग्रोथ, ठीक है। अब जब ग्रोथ का फिनोमेना चल रहा है और आप उसमें बीच में हर्डल जब इस तरीके की आ जाती है, तो वो कॉज कर रही होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउट स्ट्रेच हैंड फ्रैक्चर्स वगैरह की तरफ। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से जो है ना उसको हैंडल करना है। बिल्कुल, मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी कि मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन को, जब ख़ास तौर पे बेबीज़ को कपड़े चेंज करवा रहे होते हैं, जी। तो वो जब आस्तीन या स्लीव्स जो है वो पहना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हाथ पकड़ के, रिस्ट से पकड़ के खींच रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो वो कितना डेंजरस है, ख़ास तौर पे ये माओं को आप ये मशवरा? हाँ, मैं अगर एक ये इस तरीके से मैं इसको ऐड करूँगी आपकी इस बात में कि अब आप जब बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपने उसको हाथ को पकड़ के खींचना नहीं है। आपने उसको इस तरीके से कि आपने उसके शोल्डर से उसको पकड़ना है, यानी आप जब उसको वो करें तो बच्चा तो खुद माशाल्लाह से एक्टिव है ना, मतलब उसको कोई एज सच कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपने उसके शोल्डर से उसको पकड़ के आराम से जो है ना आस्तीन वगैरह जो भी आप डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से करना है। किसी चीज़ को इस तरीके से आपने खींचना नहीं है, तो मतलब इस तरीके से नहीं होना। ठीक है। अगर किसी को कलाई में मुसलसल जो है वो दर्द महसूस हो रहा है, तो उसको किसी ख़ास मुआयने की ज़रूरत होती है या मॉलिज के पास या किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपने ऑर्थोपेडिक को दिखाएं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। और दूसरा ये है कि हमारे पास डिफरेंट जैसे NCV हो गया, EMG हो गया, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाती है, और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होते हैं। इससे आपके पता चलता है कि आपके मसल्स और नर्व्स की क्या कंडीशन है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बड़ी आसान हो जाता है डायग्नोज करने के लिए पेशेंट को। तो ये चीज़ें आपको अपने नो हाउ में रखना चाहिए। अच्छा, अमूमन एक और मिथ भी है जो कि मैंने अक्सर नोट भी किया है कि लोगों के अगर दर्द हो रहा होता है रिस्ट में या कहीं पे पेन हो रहा होता है, ख़ासतौर पे रिस्ट में, तो वो अक्सर पेन किलर ले लेते हैं। जी, और पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं, बिल्कुल, जिससे उन्हें टेम्प्रेरी आराम आ जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या मशवरा देंगी कि उन्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखें, फ़ौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए डॉक्टर के पास। हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम ओवर द काउंटर ड्रग्स खुद ब खुद ले रहे होते हैं। उसकी कंजप्शन से आपको नहीं पता बॉडी क्या इफ़ेक्ट शो कर रही होती है। हो सकता है कि जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएं तो वो आपको वही चीज़ प्रेस्क्राइब करें जिसकी नीड है। मतलब आपको सब चीज़ों की नीड नहीं होती, स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों की नीड होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर तरीके के टोटके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फ़ौरन दिखाएं। और दूसरा ये है कि जब इस फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो उसकी पूरी रिहैबिलिटेशन है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना मददगार फराहम। डॉक्टर साहब, आपने ये टोटकों वाली बात की, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इसमें भी अक्सर ये देखा गया है कि बिल्कुल सही के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं कि हल्दी की पट्टी गर्म करके बांधें, तो ये क्या इफ़ेक्टिव है या ये चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है? देखिए, पुराने ज़माने के हिसाब से बात करी जाए तो ये कुछ हद तक उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होंगे क्योंकि ये सारा कुछ हमारा ब्रेन से स्टिमुलेशन चल रही होती है ना। अब जब एक चीज़ दिमाग में बिठा लिए कि हम इसको इस तरीके से चलेंगे तो ही सही होगा, तो आजकल का ये जदीद दौर है, इसके अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब मिथ से काफ़ी दूर हो चुकी हैं। अब तो हर चीज़ के लिए बहुत ही वास्ट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं भी यही कहूँगी कि आप बहुत सारी अपनी चीज़ों से बेहतर हैं, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों से बेहतर है कि आप इसको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट की तरफ आ चुके हैं। तो आप डॉक्टर से रुजू करें और अपने ऑर्थोपेडिक को दिखाएं अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है। अक्सर तो आपने देखा होगा कि वो हड्डी भी गलत जोड़ देते हैं क्योंकि आपको नहीं नॉलेज होती है, आप चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग रब्ता करना चाहते हैं आपसे, वो किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा हो कि रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है या दर्द है या कोई इंजरी हो गई है? डॉक्टर ईसा फिज़ियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर मेन सेंटर जो है वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट भी मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप कंसल्ट करें हमसे ड्यू टू एनी कंडीशन रिगार्डिंग फ़िज़िकल थेरेपी आपको करवानी है, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। मेन सेंटर जो है ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मुख्तलिफ इनकी ब्रांचेज़ हैं। तो ईसा इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी वेल नोन कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो फिज़ियोथेरेपी में। तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तूबा खालिद फिज़ियोथेरेपिस्ट थी और उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें ये बताया कि जो रिस्ट इंजरीज़ होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमें अख्तियार करनी चाहिए। इसी के साथ हेल्थ 21 से मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।